साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता मैं अवगत करा चुका हूं कि हमारी डेली क्लासेस चल रही है। जो हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं अभी हमारी जीएस की यहाँ पर डेली क्लास चल रही है। अब देखिए जीएस यहाँ पर प्रीवियस यानी कि पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें हर क्वेश्चन को लेकर काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ओवरऑल जीएस के 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको जिसको हमने कुछ क्वेश्चन इसमें दो पार्ट में पिछले दो पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं, क्योंकि विस्तृत यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में किसी क्वेश्चन को मैं जो जहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है उस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में हम लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आइए आज का हमारा तीसरा पार्ट है, तो शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होने वाली है और ईओ की परीक्षा होने वाली है, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए आज का जो अगला हम लोग देखते हैं आज का पार्ट। इसमें इससे पहले की वीडियो में हमने कल कवर किया था क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमने किया था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कवर कर चुके थे कल। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो था, भारत द्वारा किस वर्ष में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2070। तो यहाँ पर 2070 यहाँ पर लक्ष्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला आज का जो अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लेकर प्रश्न बना है और वर्तमान में इस प्रकार के प्रश्न कई पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत हुई है आपका, यह हुई है अप्रैल 2005 में। तो देखिए यहाँ पर मंथ और ईयर दिया हुआ है। अगर इसकी हम पूरी कंप्लीट की बात करें तो ये आपका 12 अप्रैल है। आप लोग चेक और नोट कर लीजिए, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 को भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत या फिर शुरू किया गया है। आप देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि जिसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहा जाता है, जिसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहा जाता है। कभी कभार ऐसा सीधा आ जाएगा कि भाई भारत में NRHM, ठीक है, सीधा ऐसा आ जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, हिंदी में भारत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल जो डेट है 12 अप्रैल 2005 को यह शुरू किया गया है। और देखिए इसमें 12 अप्रैल 2005 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तो ये भी आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, तो ये भी पूछा जाता है कि ये किसने इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं और बच्चों सहित सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देना है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी आपको पूछ लिया जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाएं, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है। गरीब महिलाएं क्वेश्चन आ जा रहा है, गरीब महिलाओं व बच्चों सहित सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ व अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देना है, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो अगले उसमें आपका इसकी पूरी डेट पूछी जा सकती है या फिर इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, और यह किस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है यह भी पूछा जा सकता है। थोड़ा और यदि हम इसको ध्यान में रखें तो यहाँ पर इसे तब के पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये मुख्य बात है इसमें, डॉक्टर यानी कि पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आज का अगला क्वेश्चन है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? ठीक है, तो भारत में पीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से आपका ऑप्शन नंबर बी तिलहन का उत्पादन से है। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य देश को खाद्य तेलों, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? ठीक है, इसके अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य है इसमें खाद्य तेल से संबंधित चीजें इसमें, जैसे कि आपका सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन व सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो इसका संबंध आपका ये आपका ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप अगली बार कुछ भी बन सकता है भाई। तिलहन के अंतर्गत जो चीजें हैं इसमें कौन कौन सी इसमें उत्पादन है, ठीक है, जिससे यहाँ पर तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगला प्रश्न, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर प्रश्न है, और इसमें उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के कौन सा वह राज्य जहां पर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन में दिया है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। तो इसका राइट आंसर है आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल देखें तो मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन पेपर, अगला जो एग्जाम है उसमें ऐसा भी पूछ लिया जाएगा भाई कितना परसेंट है इसकी कुल जनसंख्या का, कितना परसेंट। ठीक है, तो मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94.4% हिस्सा केवल और केवल एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, अब देखिए यह न केवल उत्तर पूर्वी भारत में बल्कि सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। तो अगर सभी भारतीय ओनली राज्यों की बात करें, सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। अगर सभी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे अधिक है। अब यदि यूटी की बात करें, यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करें, ठीक है, अब यदि इसके अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी को यहाँ पर शामिल करें तो लक्षद्वीप, तो यूटीज में यूटीज पूछ लेगा, यूटीज को मिलाते हुए पूछेगा तो लक्षद्वीप में यहाँ पर 94.8% है, 94.8% के साथ शीर्ष पर आता है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर तो सिर्फ सर्वाधिक पूछा था उत्तर पूर्वी भारत का। अब इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में जो पैटर्न है इस वर्तमान का, तो सीक्वेंस पूछ लेगा घटते हुए क्रम में यदि वो पूछ ले, ठीक है, तो सबसे पहला आपका मिजोरम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका दूसरे पे आ जाएगा मिजोरम, आपको पता है 94.4%, उसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड नागालैंड, तो इसका परसेंट 86.5%, तीसरा आ जाएगा मेघालय 86.1%, यानी कि तीसरे नंबर के साथ आ जाएगा मेघालय। ठीक है, अब यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, फोर्थ पे आ जाएगा
फोर्थ पे आ जाएगा आपका AR यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश फोर्थ पे आ जाएगा 68.8% के साथ, 68.8% के साथ। ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है। इसके बाद फिफ्थ पे आ जाएगा, फिफ्थ पे आ जाएगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का परसेंट लगभग 31%, लगभग 31%। और उसके बाद जो ऑप्शन लास्ट बचा हमारा वो है आपका अगला 6 नंबर का, वो हो जाएगा मणिपुर, जो कि 41% के साथ, 41% के साथ इसकी सबसे यहाँ पर कम, इनमें से सबसे कम है। इसके बाद लास्ट जो 7th आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा असम, वो आ जाएगा आपका असम। तो असम का जो परसेंट है अनुसूचित जनजाति के मामले में 12.4%, 12.4%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम के अनुसार जो वर्तमान पैटर्न है वह पूछा जा रहा है। फर्स्ट में आपका मिजोरम हो जाएगा, सेकंड आपका नागालैंड हो जाएगा, थर्ड आपका मेघालय हो जाएगा, फोर्थ अरुणाचल हो जाएगा, फिफ्थ त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 6 मणिपुर हो जाएगा, और 7 जो है 12.4%, यानी कि सबसे कम पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो असम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है 21। तो इसमें है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश यानी कि MP में स्थित है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का अगला प्रश्न है, आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक और नदियां दिया है, दूसरी ओर नदी तंत्र दिया है, यानी कि कौन सी नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, चंबल नदी गंगा तंत्र का हिस्सा है, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है दामोदर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दामोदर जो है आपका वो ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपका गंगा नदी तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र। तो आपका गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला सी है कोयना प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, कोयना प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है, चिनाब सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। तो इस प्रकार से आपने ये कंफर्म कर लेना है, ऐसे प्रश्न भी। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग दामोदर की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इसी को यहाँ पर ये पूछा गया। अब देखिए अगर दामोदर की उत्पत्ति की बात करेंगे तो यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। तो जो दामोदर है आपका झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम है, ठीक है। अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल इसका प्रवाह क्षेत्र है, झारखंड प्लस पश्चिमी बंगाल इसका प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना आपको पता होगा, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग इसमें, हाँ तो बंगाल का, हाँ दूसरी इसकी तीसरी बात है, बंगाल का शोक कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको बंगाल का शोक इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य भी मैं आपको बता चुका हूं, और यह आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आज का। अब देखिए आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए जो आपका, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय की जो परीक्षा होने वाली है, कुटुंब न्यायालय की जो परीक्षा होने वाली है, तो उसमें आपका जो पार्ट 1 में है आपका, ठीक है, उसमें आपका एक तो UKGS आ रहा है आपका, UKGS आपका 56 का है आई थिंक। उसके बाद जो सेकंड है उसका स्टेट्स, ठीक है, भारत के सभी राज्य एवं यूटी से संबंधित प्रश्न, उसमें 14 बनेंगे, ठीक है। तो उन 14 से रिलेटेड जैसे ये प्रश्न आ रहे हैं 2011 की जनगणना 23, ठीक है, तो यूपी के विषय में कुछ पूछा गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर इन 14 का यहाँ पर ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए सभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ओवरऑल कनिष्ठ सहायक का ओवरऑल यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, एक हिसाब से प्रैक्टिस हो रहा है। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को लेकर आ रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार 22.28% यूपी की कुल जनसंख्या में केवल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि ग्रामीण जो है, यानी कि सर्वाधिक आबादी यूपी की अधिकांश आबादी जो है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो लगभग कितना बचा आपका ग्रामीण का अगर परसेंटेज देखेंगे तो 77.73% लोग कहाँ निवास कर रहे हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करें। तो अगला क्वेश्चन ये आपका तैयार रह सकता है, क्योंकि ये आपका बन चुका है, इसको तो आपने ध्यान में रखना ही है। 22.28, और यदि ग्रामीण क्षेत्रों का परसेंट पूछे तो 77.73%। तो दोनों में से आपको एक अच्छे से याद कर लेना, दूसरा अपने आप ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नगरीय जनसंख्या से जुड़े कुछ मुख्य हम लोग अन्य प्रश्न थोड़े से देख लें इसमें। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको बता दिया है। अब देखिए सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक यूपी का सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला, अगर इसकी बात करें तो जो भी सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला वो है आपका गाजियाबाद। तो गाजियाबाद का लगभग 67.6%, तो इसमें देखिए गाजियाबाद जो है आपका 67.6% के साथ राज्य का, यानी कि यूपी का सबसे अधिक शहरीकृत जिला है। और इसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर आ जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ का जो परसेंट है आपका नगरीय प्रतिशत है 66.2%। दूसरे नंबर पर आपका लखनऊ जिला है जो कि 66.2% के साथ है, ठीक है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न के साथ आपके कम से कम 5 से 6 या फिर 5 से 6 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर यूपी का सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला की बात हो रही है तो गाजियाबाद है, जो कि 67.6% के साथ है। और यदि इसका दूसरे जिले की बात करें तो लखनऊ 66.2% के साथ यह आपका दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा, आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथ ही साथ, या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ठीक है। और इसके साथ अगर हम लोग न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाले जिले की बात करेंगे तो यदि हम यूपी का हम लोग न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला जिला, ठीक है, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाले जिले की बात करेंगे तो ये जगह आपका श्रावस्ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला जिला आपका श्रावस्ती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद एक और मैं फैक्ट बता दूं, शहरी लिंगानुपात की बात करें, यूपी की बात हो रही है, शहरी लिंगानुपात की बात करेंगे तो यूपी के शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 894 महिलाएं, ठीक है, 894 महिलाएं। तो ये इसका आपका शहरी लिंगानुपात है, ठीक है। अब ये आपका नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, 894 894। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट इसमें तथ्य है, इसमें देखिए शहरी साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर शहरों में औसत साक्षरता दर 75.14%, ठीक है, औसत साक्षरता दर है शहरों में, ठीक है। तो हो जाएगा 75.14% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता 80.45% है। और इसी के साथ जो आपकी फीमेल साक्षरता दर है वो आपका 69.22%। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है साथियों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने जा रही हैं, जो कि आपकी आगामी समस्त परीक्षाएं, क्योंकि इसी प्रकार का जो डाटा है आपको, यदि आप लोग यहाँ से इस डाटा को क्लियर कर लेते हैं साथ ही साथ, तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर आप लोग एक अच्छा स्कोर कर लेंगे आगामी
समस्त कोई भी परीक्षा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। और साथ ही साथ यूपी एक ऐसा राज्य है जिससे कई बार यहाँ पर बार बार यहाँ पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगामी जो कनिष्ठ की परीक्षा होने वाली है, कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होने वाली है, जूनियर असिस्टेंट आपकी, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। 14 मार्क्स जो है आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न अगला वाला 24, निम्न में से कौन भारत में गरीबी आकलन समिति नहीं है। अब देखिए, निम्न में से भारत में गरीबी आकलन के लिए कौन कौन सी समितियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी समितियां बनी थी, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो भारत में गरीबी आकलन के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपकी इसमें एक अलग समिति थी। इसके बाद आपका तेंदुलकर समिति है भारत में गरीबी आकलन करने वाली। तीसरा जो आपकी थी महत्वपूर्ण, लकड़वाला समिति है। तीसरा आपका लकड़वाला समिति है, तो आपने ये नोट भी करते हुए चलना है। और एक फोर्थ समिति है, क्योंकि 1, 2 और 3 और फोर्थ जो है आपकी समिति वह आपकी रंगराजन समिति, वह आपकी इसमें लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। रंगराजन समिति, ठीक है। तो रंगराजन समिति, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलनी। तो साथियों, कभी कभार प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि इसको क्रम के अनुसार लगाइए, ठीक है। तो क्रम के अनुसार यदि लगाए तो गठन का जो हम लोग क्रम देखें तो 1977 में अलग समिति का गठन हुआ है। तो इसके बाद आपका क्रम के अनुसार लकड़वाला दूसरी समिति थी 1989 इसका वर्ष है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका तेंदुलकर समिति, तो इसका गठन वर्ष आपका 2005, गठन वर्ष आपका 2005, गठन वर्ष क्रम के अनुसार 2005। इसके बाद आपका रंगराजन समिति आती है जिसका गठन 2012, जिसका गठन आपका 2012। तो इस प्रकार से आपने नोट डाउन करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो ये सभी भारत में गरीबी आकलन के लिए जो समितियां बनी थी वो है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी समिति नहीं है, तो एक ऑप्शन बचा है, यानी कि बी, कोठारी समिति। तो यानी कि यह गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अब लेकिन यह गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है, तो इसका क्या उद्देश्य था। तो भारत में कोठारी समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ठीक है, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो इसका गठन अगर हम लोग बात करें तो इसका गठन 1964, तो पूरी डेट आप लोग लिख लीजिए, 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, ठीक है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है। तो ये इनका पूर्ण नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, दौलत सिंह कोठारी जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा कंटेंट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने कल लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट जरूर करिएगा, कैसा आपको ये कंटेंट लग रहा है और कितना आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और किस प्रकार का आपको कंटेंट चाहिए वो भी आपको कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पसंद आए तो फ्रेंड्स, और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।